हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है अबाउट द टर्म 2 चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में क्या डिफरेंस है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कौन कौन से हैं एंड मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन से हैं। साथ ही हमने लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था कि फर्म डेट्स क्या होते हैं और प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से फर्म्स की एसेट्स का यूटिलाइजेशन और जो पार्टनर होते हैं उनकी पर्सनल एसेट्स का यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो है फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स में बेसिक अंतर से क्या क्या है। बुक हमारी रहेगी डीके गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल, अकाउंटेंसी पार्ट ए वॉल्यूम 1 क्लास 12th सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। आइए कंटिन्यू करते हैं आज का चैप्टर। और आज के चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 हमारा रहेगा डिफरेंस बिटवीन फर्म डेट्स एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेट्स, और फर्दर मोर कैसे हम कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए आज के टॉपिक में हमारे पास पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग का। फर्म डेट्स हमने पढ़ा था कि वो डेट्स जो कि एक फर्म अपनी कैपेबिलिटी में आउटसाइडर से पैसा लेती है उधार में। प्राइवेट डेट्स हमने बताया था कि प्राइवेट डेट्स का मतलब होता है वो डेट्स जो कि एक पार्टनर के द्वारा पेबल होते हैं अंडर हिज पर्सनल कैपेसिटी। सो फर्म डेट्स रेफर्स टू द डेट्स पेबल बाय द फर्म टू द आउटसाइडर, वेयर एज प्राइवेट डेट्स are refers to that debts payable by a partner in his personal capacity. That is the meaning of firm debts and private debts. Next है who is liable। कौन से खर्चों के लिए कौन लाइबल होता है। डेफिनेटली फर्म्स के डेट्स अगर हैं तो सारे पार्टनर्स जो है ज्वाइंटली लाइबल होंगे एंड सेवरली भी लाइबल होंगे, यानी इकट्ठा तो पेमेंट करेंगे ही करेंगे। यदि इकट्ठी पेमेंट नहीं हो पाए तो उनकी पर्सनल एसेट्स का भी यूटिलाइजेशन यहाँ किया जा सकता है ड्यू टू ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट है फॉर प्राइवेट डेट्स ओनली द कंसर्न्ड पार्टनर इज लाइबल पर्सनली। जो प्राइवेट डेट्स होते हैं उसमें जो पर्सनल मतलब पार्टिकुलर जो पार्टनर होता है जिससे वो संबंधित है वही लाइबल होगा, बाकी क्यों लाइबल होंगे, सीधी सी बात है। थर्ड वन पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म्स की प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स। अगर उस बच जाए तो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, उनके प्राइवेट डेट्स की पूर्ति के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। कंसर्न पार्टनर्स शेयर इन द एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट्स कैन बी अप्लाइड टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स। तो ये कह रहा है कि जो कंसर्न पार्टनर होता है यदि उसका शेयर है फर्म्स प्रॉपर्टी में ज़्यादा, जो फर्म के डेट्स उससे ज़्यादा है, तो दैट कैन बी अप्लाइड टू पेमेंट ऑफ द फर्म्स प्राइवेट डेट्स। सॉरी प्राइवेट डेट्स की पूर्ति के लिए उसका पैसा यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रयोग सिंपल सी बात है, सबसे पहले कहाँ करेंगे, जो उनके प्राइवेट डेट्स है उसकी पूर्ति के लिए। और अगर कोई सरप्लस बच जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी में ओवर हिज प्राइवेट डेट्स तो उसका प्रयोग हम फर्म्स की डेट्स को पेमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये वाइसा वर्सा है। फर्म्स प्रॉपर्टी पहले फर्म का डेट पूरा करेगी, बच गया तो प्राइवेट डेट, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले प्राइवेट डेट पूरा करेगी, बच गई तो फर्म से डेट की कंपनसेशन वो करेगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि भाई जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कौन कौन सा डिसोल्यूशन प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, कौन कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा फॉलो होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी ओपनड इन ऑर्डर टू गिवन बिलो। जो जिस ऑर्डर में दिए गए हैं ना इसी ऑर्डर में हम ये अकाउंट्स ओपन करते हैं, राइट, इसी ऑर्डर में। तो सबसे पहले है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर है लोन बाय फर्म टू ए पार्टनर, फिर उसके बाद है लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, फिर उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ बीच में कहीं करंट अकाउंट आते हैं तो पहले करंट अकाउंट ओपन होंगे, उसके बाद इसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होकर कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाएगा। कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट हम बेसिकली ओपन करते हैं। तो इन पांचों अकाउंट को हम यहाँ ओपन करेंगे सीक्वेंस में। देखिए सीक्वेंस नहीं टूटेगा, पहले रियलाइजेशन, फिर लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फिर लोन बाय पार्टनर टू फर्म, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर कैश और बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हम ये बेसिकली क्या करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। अगर हम बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप थोड़ा सा समझेंगे। मैं एक ब्रीफ
जो ना चार्ट बनाऊंगा उस चार्ट में आपने जो भी बातें मैं लिख रहा हूँ उनको समझना है अच्छे से। देखिए, इस किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है ये टी शेप में होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं सर, टी शेप में होता है। अब टी शेप में ये हम बनाने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। मैं फर्दर ऑन बुक से स्टडी करवाऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा आउट व्यू दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए कि बुक में जो बढ़ाऊंगा वो क्या है। तो इसमें मैंने पूरे अकाउंट को टोटल 8 पार्ट्स में आप कह सकते हैं, 7 और 8, 7 पार्ट बेसिकली। लास्ट का जो पार्ट है वो दोनों 7th और 8th है, उनमें से कोई एक यूज करेंगे, लेकिन टोटल मान लीजिए 8 अल्फ़ाबेट्स मैं यहाँ यूज करूंगा इनके लिए। सबसे पहला अल्फ़ाबेट मैं रखूंगा A, दूसरा अल्फ़ाबेट मैं रखूंगा B, तीसरा अल्फ़ाबेट मैंने यूज किया C, चौथा D, ठीक है, फिर पांचवा E, छठा F और सातवां G और H। इन दोनों में से एक ही वर्ड यूज करना है मुझे, या तो ये या ये। इसलिए मैं कह रहा था टोटल 8 अल्फ़ाबेट है, लेकिन 7 हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे A और B के बारे में। तो मैं इसको एक लाइन से यहाँ सेग्रीगेट कर देता हूँ। आप इसको पार्ट A मान ले, पार्ट 1 मान ले। फिर मैं इसको लाइन से सेग्रीगेट कर देता हूँ, इसको आप पार्ट 2 मान ले। फिर मैं इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ, इसको आप पार्ट 3 मान ले, और ये लास्ट वाला पार्ट 4 मान ले, ठीक है। 4 पार्ट हैं और टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। सर क्या बता रहे हो? मैं बेटा कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ, आपका रियलाइजेशन अकाउंट गलत नहीं होगा कभी भी जिंदगी में। चाहे कोई भी कहीं से कुछ भी पढ़ाए, कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आप ये अकाउंट गलत नहीं करेंगे जिंदगी में। देखिए यहाँ पर A, B, C, D, E, F, G और H का मतलब क्या है, आप नोट करें साथ साथ ना, पेन कॉपी लेकर आप साथ साथ नोट करेंगे। सबसे पहले A का मतलब होता है एसेट्स। तो यहां हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स को क्लोज करने की एंट्री करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनरीज एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनरीज एसेट्स, राइट। सनरीज एसेट्स लिखकर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अब सर यहाँ क्लोज एसेट्स को क्यों कर रहे हैं भाई, हम कर क्या रहे हैं आप बताओ? फर्म को बंद कर रहे हैं ना। फर्म बंद होगी तो जितने भी अकाउंट ओपन है सारे क्लोज करने पड़ेंगे ना। एसेट्स के अकाउंट सारे मैं क्लोज कर रहा हूँ, ऐसे ही लाइबिलिटीज के अकाउंट भी मैं क्लोज करूंगा ताकि वो ओपन ना रह जाए, यानी किसी प्रकार का कोई पैसा हमें देना ना पड़े उनके लिए। क्लियर? तो इसलिए देखो, जैसे कई बार आप जाते हो बैंक में अपने अकाउंट ओपन करवा रखो और बैंक अकाउंट आप क्लोज करना चाहें, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए बैंक अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि भाई यदि बैंक की कोई देनदारी है तो उसको क्लियर करें। अगर बैंक की देनदारी आप क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है ना, कि वो रखे हुए पैसे का भी ब्याज लगा कर आप तक पहुंचा देगा और बाद में इकट्ठा पैसा वो आपसे एक लमसम अमाउंट डिमांड कर सकता है। इसलिए बैंक की देनदारी को सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेड करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जा रहा है, जितने भी अकाउंट ओपन है उनको आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने का तरीका क्या है, एसेट्स को बंद करने का तरीका है रियलाइजेशन टू सनरीज एसेट्स, और बी मतलब सर बोरोइंग्स या लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को क्लोज करने का क्या तरीका रहेगा, सनरी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? सर सी और डी किस लिए यूज हुए हैं? देखो बेटा, जो एसेट्स आपने ट्रांसफर की हैं उन एसेट्स से कुछ ना कुछ कैश तो आएगा कि नहीं आएगा? तो वो कैश आएगा तो हम एक प्रकार से एसेट्स को बेचेंगे तब कैश आएगा। तो डी का मतलब डिस्पोज्ड ऑफ एसेट्स, डी का मतलब डिस्पोज्ड ऑफ एसेट्स यानी सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स का रियलाइजेशन। और उससे जो पैसा आएगा तो उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश या बैंक वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है, बाय कैश या बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन से हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर क्या यूज किया था सर हमने, सनरीज एसेट्स। यहाँ पर बाय सनरी लाइबिलिटीज, यहाँ पर इन एसेट्स को बेच रहे हैं, यहाँ पर इन लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। तो टू कैश और बैंक। सर मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, बताओ बेटा क्या क्वेश्चन? देखो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हुई या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हुई तो उनकी पेमेंट कहाँ करेंगे? बेटा ये पार्ट 2 जो है ना, ये लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। ये एसेट्स को बेचने के लिए, चाहे वो एसेट्स रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, यहीं पर आएगा टू कैश बैंक बाय कैश बैंक। इनके अलावा यदि कोई खर्चे भी होते हैं ना फर्म के अपने, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस है, फर्म को बंद करने का एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उस प्रोसेस से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ तो वो खर्चा भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा टू कैश या बैंक के अंदर। इज इट क्लियर? जी सर। चलिए सर ई और एफ क्या है, पार्ट 3 में ई और एफ। देखिए ई और एफ का क्या मतलब होता है कि जितनी भी लाइबिलिटीज आपने यहाँ ट्रांसफर की उनकी आपने यहाँ पेमेंट कर दी। हो सकता है किसी लाइबिलिटी के बारे में ये कह दिया गया हो कि ये तो पार्टनर ने ले लिया,
सर ये ऐसा कैसे ले सकता है? देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर उसको फायदा लगता है ना तो ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए एंड बी आर पार्टनर्स और बी की मिसिज ने फर्म में लोन दे दिया और बी कह रहा है मैं अपनी पत्नी का लोन चुका दूंगा। आप सोच लो वो अपनी पत्नी का लोन चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, आप खुद बताओ। लेकिन उसने कह दिया ना, अब फर्म को वो पैसा उसे देना पड़ेगा, सीधी सी देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी का पैसा है और अब वो पैसा उसके पास आने जरूरी नहीं है कि वो अपनी पत्नी को देगा। तो यही, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई पार्टनर कह दे मैं क्रेडिटर की पेमेंट करूंगा और क्रेडिटर उसका कोई सगा संबंधी वाला हो और उसको कह दे कि भाई थोड़ी कम पेमेंट में अपना गुजारा कर लो, मैं आपको कम पैसा दे दूंगा लेकिन फर्म से पूरा ले लूंगा, वो मान जाए डिस्काउंट पे पैसा ले ले, तो ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि कोई भाई पड़ी है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज उनको ले ले और वो सोच रहा हो कि यार ये तो क्या पता बाद में पेड ही ना करनी पड़े, लेकिन वो बात की बात है, लेकिन ले तो ली ना। अब ले ली तो सीधी सी बात है, जो भी लायबिलिटीज कोई पार्टनर लेगा तो उसको हम यहाँ ई में दिखाएंगे और लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एस लायबिलिटीज टेकन, लायबिलिटीज टेकन। उसने क्या ले ली? लायबिलिटी ले ली, राइट। सर एफ का मतलब, इसका मतलब फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स टेकन, बिल्कुल सही, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। तो यहाँ लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि कोई एसेट्स ऐसी रह गई जो नहीं बिकी और पार्टनर कह देता कि मैं लूंगा इसको, तो हम उसको ये एसेट्स दे सकते हैं, राइट। सर जी और एच का मतलब समझा दीजिए। देखिए जी का मतलब होता है गेन, गेन, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। यहाँ हार्म, हार्म मतलब लॉस, यहाँ लॉस आएगा, तो ये तो प्रॉफिट या लॉस। अब सर ये मत कहिएगा कि ये सर रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल, भैया आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये बात तो मुझे सबसे पहले लिख देनी चाहिए थी कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं, लायबिलिटीज को क्लोज कर देते हैं, फिर एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं। यदि कुछ एसेट्स बच जाएं जो पार्टनर ले सकते हैं तो उनको दे देते हैं। कुछ लायबिलिटीज के बारे में अगर कहा गया पार्टनर लेंगे तो उनको दे देते हैं, फिर इनको जोड़ते हैं। जो डेबिट साइड ज़्यादा हो क्रेडिट से तो लॉस आएगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट आएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं और पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को बांट दिया जाता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने एकदम। तो आइए स्टार्टअप करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। सर रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग बताने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए, क्या सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे, क्या सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपने बेटा यहाँ पूछा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ही लेता हूं, उसके बाद चलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डिटेल्ड स्टडी पर। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली एक मैंने बताया कि नॉमिनल अकाउंट होता है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर करके अकाउंट क्लोज, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करके अकाउंट क्लोज, लायबिलिटीज की पेमेंट, एसेट्स को सेल ऑफ, पार्टनर कोई लायबिलिटी ले लेता है, एसेट्स ले लेता है, फिर प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन। तो याद रखिएगा यहाँ वो एसेट्स और वो लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाती है जिनके सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं होते, ठीक है। सर क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा बैलेंस शीट आपको गिवन होती है, हाँ सर बैलेंस शीट गिवन होती है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या मिलता है? सर बैलेंस शीट में हमें मिलती है एसेट्स और लायबिलिटीज, और एसेट्स में क्या क्या मिलता है? कैश मिल सकता है, मिल सकता है। तो देखिए यहाँ कैश और बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। क्या पार्टनर कैपिटल मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, डेबिट बैलेंस के साथ। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन हो रहा है तो ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्या पार्टनर लोन मिल सकता है? हाँ पार्टनर लोन भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई पार्टनर की करंट अकाउंट हो? हाँ तो करंट अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज रखे हो फर्म के अंदर? हाँ जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है सर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है सर, या फिर किसी प्रकार का जो हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो सकता है। तो ये सब ये जो चीज़ें हैं ये हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्यों? ये सब पार्टिकुलर अलग से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। ऐसे ही लायबिलिटी साइड से हमारे पास क्या हो सकता है? पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर के द्वारा दिए गए फर्म को लोन का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का बैलेंस, राइट। तो ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह हैं या जो किसी प्रकार का कोई कॉन्टीजेंसी रिजर्व टाइप है तो ये सब ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इनके अलावा जो भी लायबिलिटीज बच गई जैसे क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग, अनएक्रूड, सब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं जो ट्रांसफर नहीं करते, बाकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट के नीचे आपको मिलती है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे फर्दर ऑन आप ये जो सी डी ई एफ ये पार्ट है ये प्रिपेयर करते हैं, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में थोड़ा डिटेल से कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। देखिए ए रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपनड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म। From this point we have taken D, disposing of assets, right, and making a payment to all the creditors. ये C, payment made to creditors. Realization account
is a normal nominal account and object of such account is to find out the profit or loss on realization of assets and payment of liabilities. Entries in the realization account are made in the following manner. तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गेन और हार निकालना, प्रॉफिट और लॉस निकालना, और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एंट्रीज पास करके चलते हैं। सबसे पहली एंट्री होती है क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट। देखिए एसेट्स अकाउंट को हम कैसे क्लोज करते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं, फॉर्मेट आपको साथ साथ दिखता रहे। ये लीजिए, देखिए क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट, मैंने कहा कि ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक बैलेंस आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट एट द बुक वैल्यू। कैश बैंक के अलावा जो सेपरेट अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल करंट, है ना, ये भी ट्रांसफर नहीं करने, बाकी सब ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, आप देख सकते हैं रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स ए पार्ट में हमने ट्रांसफर की है, ऐसे ही लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं जो है पार्टिकुलर इसी पॉइंट के बारे में डिटेल से। क्या है ये पॉइंट हमारा, देखिए यहां पर स्पष्टतः लिखा है व्हाइल ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू दिस अकाउंट द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इनटू माइंड। तो ये आपके प्रिकॉशंस हैं इस अकाउंट को बनाने के लिए, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओनली those assets which can be converted into cash are transferred to this account. Fictitious assets such as accumulated losses like debit balance profit and loss and deferred revenue expenditure like debit balance of advertisement suspense etc. are not included in the definition of assets and should be not to be transferred into realization account. Such accounts शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसे अकाउंट हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उनके लिए जो पार्टिकुलर एंट्री पास करते हैं, ये उस एंट्री पर चलते हैं, क्या एंट्री हम उनके लिए पास करेंगे। तो उनके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बैलेंस ऑफ लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, इफ देयर एग्जिस्ट ए प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट्स, जैसे कि डेटर्स के साथ आपको नॉर्मली मिल जाता है लेस प्रोविजन करके, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट सच एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, एसेट्स शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड इट्स ग्रॉस फिगर एट इट्स ग्रॉस फिगर। सर इसका क्या मतलब है एट इट्स ग्रॉस फिगर? देखिए बेटा, बैलेंस शीट में आपको मिलता है ना, ऐसे ये डेटर्स मिल गया मान लीजिए 10,000 रुपये के, और इसमें लेस प्रोविजन लिखा है 200 रुपये और टोटल बन गया 9800 रुपये। तो जो ग्रॉस फिगर है दैट इज योर 10,000, तो 10,000 रुपये पर आप इसे ट्रांसफर करेंगे। एंड सच प्रोविजन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, if total debtors are rupees 50,000 and provision for doubtful debts is rupees 4,000, the entry will be, तो हम क्या एंट्री पास करके चलेंगे, हम एंट्री पास करके चलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर को ट्रांसफर करने की एंट्री एट बुक वैल्यू यानी ग्रॉस वैल्यू पर, ग्रॉस वैल्यू मतलब बिफोर डिडक्टिंग द प्रोविजन, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,000 ये हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया, क्योंकि प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है ना, तो इसलिए इसको बी पार्ट में डालते हैं बाय प्रोविजन के नाम से। क्लियर? चलिए, फॉलोइंग एंट्रीज पास्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ सच प्रोविजंस, अगर कोई ऐसे प्रोविजन है तो उनको पास ट्रांसफर करने की हम क्या एंट्री पास करते हैं, उन प्रोविजंस में शामिल किया जा सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट, वेरियस रिजर्व्स एंड प्रोविजंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, अगर इनके अगेंस्ट एसेट्स गिवन है देन ओनली दे आर टू बी ट्रांसफर्ड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे बैड डेट्स के अगेंस्ट डेटर हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई एसेट्स हो, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व के अगेंस्ट मशीन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट हो, तभी इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। अदरवाइज दे आर टू बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लें आप इस बात को। इनके अगेंस्ट यदि एसेट्स हो देन ओनली दे आर टू बी ट्रांसफर्ड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, अदरवाइज दे आर टू बी ट्रांसफर्ड इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर्ड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमने पहले भी बात कर ली थी जब एक बच्चे ने बीच में क्वेश्चन पूछा था कि सर कौन कौन सी एसेट्स हैं जो ट्रांसफर नहीं होती है, सारी एसेट ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा था कि वो सारी एसेट्स हम ट्रांसफर नहीं करते जो अलग से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन एसेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जो एसेट्स होती हैं वो किस वैल्यू पे ट्रांसफर की जाती हैं, वो ट्रांसफर की जाती हैं बुक वैल्यूज पर। क्लियर? माफी चाहूंगा, क्लियर है? चलिए, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज अकाउंट्स, अब लाइबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना है तो आप यहाँ पर देखिए फिगर पर मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, बाय
सन्ड्री लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो वही एंट्री हम यहाँ कर देंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जितनी भी लाइबिलिटीज को क्लोज कर देंगे और इनको ट्रांसफर करते वक्त जो सावधानियां बरतनी है वो सावधानियां आप ध्यान से समझेंगे, कौन कौन सी सावधानियां जो बरती जाएंगी। सबसे पहली, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इनटू माइंड व्हाइल ट्रांसफरिंग द लायबिलिटीज टू दिस अकाउंट। ओनली दोज लायबिलिटीज व्हिच आर रिलेटेड टू थर्ड पार्टीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट सच एज क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर आउटसाइडर लोन्स, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स वाइफ लोन एटसेट्रा। सेकंड पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, पार्टनर लोन अकाउंट टू आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए पार्टनर लोन अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे क्योंकि उनके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है एंड पेड ऑफ सेपरेटली, उनको सेपरेटली पेड किया जाएगा। दिस इज बिकॉज पार्टनर लोन इज टू बी पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज बट बिफोर द पेमेंट ऑफ देयर कैपिटल, यानी उनकी कैपिटल देने से पहले लेकिन आउटसाइडर लाइबिलिटीज देने के बाद ही हम इनका पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए इनका अलग से अकाउंट बनाकर इनकी पेमेंट की जाती है। थर्ड पॉइंट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स सच एज जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस of profit and loss account are also not transferred to realization account. These accounts are transferred to partners capital account in their profit sharing ratio and following entry will be passed. सिंपल सी बात है, तो प्रॉफिट होते हैं ना, तो प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसी प्रकार से यदि कोई और भी हमारे पास कोई हो रिजर्व वगैरह लाइक कंटीजेंसी टाइप में, तो उसको भी हम इसी तरीके से क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर किए जाएंगे। आइए अब हम सीखते हैं एक स्पेसिफिक रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए स्पेसिफिक रिजर्व होता क्या है और उससे रिलेटेड उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बनेगा। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पर अभी वाइंड अप करता हूं। इसके बारे में हम लोग ना अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड इलिस्ट्रेशन, राइट। दोनों चीज़ों को देखते हुए चलेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आज की क्लास को हम केवल इतना ही रखते हैं। और आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स में क्या अंतर होते हैं और अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, और उस अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं सीक्वेंस में, उनका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा तो उसका अकाउंट, अगर पार्टनर ने फर्म को दे रखा तो उसका अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल का अकाउंट, और फिर कैश और बैंक अकाउंट। फिर हमने एक छोटा सा फॉर्मेट सीखा कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, किस नेचर का होता है, उसमें कौन कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या ट्रांसफर करना है, क्या ट्रांसफर नहीं करना है, ये सब बातें हमने उसमें डिस्कस की। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए और थंब इम्प्रेशन छोड़ना ना भूलिएगा। और थैंक यू आप लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, रेगुलर मेरी क्लासेस को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट मुझे जो है आगे बढ़ने में मदद करता है, और मैं आगे बढ़ूंगा तो डेफिनेटली अकेला नहीं बढ़ूंगा, आप लोगों को साथ लेकर बढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास के लिंक को शेयर करना ना भूलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के साथ, राइट। इसी क्या होता है, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है, कैसे कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।